नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में हम जिक्र कर रहे हैं आने वाले एक बड़े गैस संकट का। साथियों, पश्चिम एशिया के अंदर हालात इस समय बिगड़ने शुरू हो गए हैं। अब तक सब कुछ लग रहा था कि एक समय पर ईरान और अमेरिका के बीच में सहमति बनेगी और वो सहमति आने वाले समय में गैस और तेल की दिक्कतों को शायद खत्म कर देगी। लेकिन जिस तरह की रात को हमले हुए हैं, कल शाम से लेकर अब तक जिस तरह के हमले हुए हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में देश में और दुनिया में विशेष रूप से एलएनजी का संकट आ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल के दिन इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला और ईरान के द्वारा बदले में कतर पर किए गए हमले ने लगभग स्थितियों को बिगाड़ दिया है। स्थितियां कुछ इस तरह की बिगड़ी हैं कि कई मुस्लिम देश एक साथ आकर ईरान के खिलाफ बयान दिए हैं, यूएन का रुख कर चुके हैं। ट्रंप इजराइल को डांट रहे हैं कि तुम्हें यह सब नहीं करना था, तुम्हें ईरान पर हमला नहीं करना था, तुम्हें इस पर्टिकुलर जगह जिसका आज हम जिक्र करेंगे वहां हमला नहीं करना था। और वहीं दूसरी ओर इजराइल अपनी तरफ से किसी प्रकार के तनाव से मुक्त होकर अपने आप को अचीवर काउंट कर रहा है। ऐसे में आज के सेशन में ये जो तस्वीरें हैं, इनसे उत्पन्न हुए माहौल की चर्चा की जाएगी। आपके सामने जो तस्वीरें हैं जो ब्लास्ट की दिखाई दे रही हैं, ये जो आग लगते हुए आप देख रहे हैं, ये कतर की एक रिफाइनरी पर हुए धमाके के निशान हैं। आप कहेंगे इससे पहले भी रिफाइनरियों पर हमले हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। ये जो रिफाइनरी दिखाई दे रही है जिस पर आपको हमला दिख रहा है, असल में ये रिफाइनरी गैस रिफाइनरी है। और गैस रिफाइनरी पर ये हमले और लाइव जो ब्लास्ट आपको दिख रहा है, ये उस जगह पर है जो रिफाइनरी पूरी दुनिया की 20% अकेले एलएनजी की सप्लाई करती है। उस जगह पर इस हमले की तस्वीरें और उत्पन्न हुए माहौल को आप देख सकते हैं। ये रिफाइनरी कतर की है। कतर को ये पूरा पनिशमेंट अमेरिका का सहयोगी होने के कारण मिल रहा है, क्योंकि कतर में सेंटकॉम का मुख्यालय है। ऐसे में मुस्लिम देशों का एकत्रित होना, ईरान की खिलाफत करना और ये कहना कि अगर कोई मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है तो वो मुस्लिम तो नहीं होगा। ये विचारणीय है कि ये सारे के सारे मुस्लिम देश ईरान पर हुए हमले पर कोई विरोध नहीं किए, लेकिन जब ईरान ने इनके ऊपर हमला किया तो कहा कि ईरान मुसलमान नहीं हो सकता जो हम पर हमला कर रहा है। बड़ा ही दोगलापन उजागर हो रहा है पश्चिमी देशों का, दोगलापन उजागर हो रहा है अमेरिका का, इजराइल का। दुनिया को संकट में उतारने के बाद अब पूरी दुनिया का दोगलापन उजागर हो रहा है, क्योंकि जहां जहां जो जो संकट में है वो देश अब तक चुप अगर बैठे हैं तो वो चुप्पी उन्हें ही उनके देशों के अंदर परेशान करेगी। आवश्यकता है यूएन को पुनर्जीवित होने की, जो इस समय बिल्कुल डेड होकर पड़ा हुआ है। आवश्यकता है यूएन की, जो इस समय फिर से उठे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए ये जितने भी सुपर पावर कंट्री हैं, अगर ये आज भी नहीं चेते तो दुनिया बहुत गलत दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। ईरान अब जो कर रहा है वो उसकी सर्वाइवल की लड़ाई के रूप में बदल चुका है, क्योंकि ईरान के साथ इजराइल ने एक्सट्रीम कर दिया है। और वो जो एक्सट्रीम है उसके चलते ईरान, जिसको कहते हैं कि अब जब हमारा सब कुछ ही लुट चुका है तो अब हम औरों का भी बर्बाद करेंगे, उस मोड में शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि यह स्थिति कितना घातक होंगी। चलिए एक एक करके सारी जानकारियों को लेकर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर आपसे कर लेते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जिस भी मोबाइल या लैपटॉप में देख रहे हैं, सब्सक्राइब का एक बटन है, उसे जाकर के क्लिक कर दें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे लगातार सुनने वालों में लगभग 43% हमारे ऑडियंस ऐसे हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप इसे सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप तक हमारी बातें लगातार पहुंचती रहें। साथियों, अमेरिका, इजराइल और ईरान का जंग का आज 20वां दिन चल रहा है और ऐसे में कतर ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ ईरानी मिलिट्री और सिक्योरिटी अधिकारियों को अवांछित पर्सन नॉन ग्रांटा बताते हुए निकाल दिया है। लेकिन कतर ने इन लोगों को क्यों निकाला, इसके पीछे का कारण बताया गया, इनकी रास लफान रिफाइनरी पर हुआ ईरान का हमला। आपको याद होगा कल ही के दिन हमने इसी चैनल पर एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था कि खमेनी के बाद में सबसे ताकतवर व्यक्ति खत्म हो गया है। खत्म हुए थे लारिजानी। कल के सेशन में जिक्र था इनके मारे जाने का। यह जिक्र इसीलिए था क्योंकि लारिजानी का मारा जाना, अली लारिजानी का मारा जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। लारिजानी और बसीत फोर्स के जो कमांडर थे, उन दोनों का एक साथ मारा जाना और एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर का इजरायली हमले में मारा जाना,
ईरान को एकदम रिटेलिएशन में ले आया। लारिजानी कौन थे इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि इब्राहिम राइसी के साथ जिनकी सीट लगती हो, इसका मतलब समझ लीजिए कि खमनेई के जो खास लोग थे, राष्ट्रपति लेवल के जो व्यक्ति थे लारिजानी, वो मारे गए। लारिजानी के मारे जाने के बाद ईरान में सड़कों पर कितने लोग उतरे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी ईरान में लोकप्रियता क्या थी, या फिर आज भी इनके समर्थन में कितने लोग हैं। और ये भी जान सकते हैं कि ये जो भीड़ उतर के सड़कों पर दिखाई दे रही है लारिजानी के जनाजे में उतरी भीड़ है, जो बार बार ये इन्फॉर्म कर रही है वर्ल्ड को कि जिसे आप मान रहे हैं कि जो सरकार यहां चल रही है, जो लीडर्स यहां पर हैं, उनका समर्थन नहीं है, ऐसा नहीं है। लारिजानी के जनाजे पर उतरी ये भीड़ जिसे इस बात का डर नहीं कि इजरायली हमला इनके ऊपर होगा या अमेरिकी हमला इन्हें होगा, और ये आकर के अपनी तरफ से इस जनाजे में शामिल हो रहे हैं। लारिजानी के मारे जाने के बाद में एकदम सख्त लहजे में ईरान रिटेलिएशन का अनाउंसमेंट करता है। इनकी तरफ से मुज्तबा खमनेई, जो कि इस समय सुप्रीम लीडर हैं, उनका बयान आता है और वो पहले तो अपनी तरफ से सांत्वना देते हैं, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं लारिजानी को, और उसके बाद में वो अपनी तरफ से बयान देते हैं और कहते हैं कि लेट द एडवर्सरीज ऑफ इस्लाम नो दैट शेडिंग द ब्लड ऑफ सच पीपल at the foot of mighty tree of Islamic system will only make it stronger, and surely every drop of blood has its due retribution that the criminal murder of these martyrs will soon have to pay। इनके इस बयान से यह कल स्पष्ट हो चुका था रात 10:30 बजे कि इस समय यह फैसला कर लिया गया है कि अगर आप लोग इस तरह हमारे लोगों को मारते चले गए तब इसका पे आप सबको करना पड़ेगा। ईरान ने कल रात 18 तारीख को यह इन्फॉर्म किया, और उसके बाद में पश्चिमी एशिया के जितने भी ये देश हैं, चाहे सऊदी है, चाहे ईरान है, कतर है, सऊदी है, यूएई है, कतर, बहरीन, ओमान, इन सबको इन्फॉर्म किया कि आप अपनी अपनी अब रिफाइनरी छोड़कर चले जाओ। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या था कि इजराइल यहीं तक नहीं रुका। इजराइल ने कल एक बड़ा रोचक घटना और घटी, और वो घटना ये थी कि खमनेई के हैंडल से भी एक ट्वीट आया। खमनेई के हैंडल से जो ट्वीट है वो उनके ऑफिशियल मेल, जो ट्विटर हैंडल है, उससे ट्वीट आया, और उसमें इन्होंने लारिजानी के मारने पर लोगों का जो गुस्सा है उसके ऊपर तस्वीर डाली थी। यहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का जन्म हो रहा है, और वो ये कि लारिजानी का जनाजा दिखाई दिया लेकिन खमनेई का जनाजा दिखाई नहीं दिया है। क्या खमनेई जिंदा हैं? अब इस बात को लेकर के एक अलग माहौल बनता चला जा रहा है, और ऐसे में अब नेतन्याहू जो इस तरह के लगातार क्लेम करते चले जा रहे हैं, उन्होंने ना केवल लारिजानी को मारा बल्कि एक और दुर्घटना को अंजाम दिया। और वो क्या था, असल में ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी है, गैस रिफाइनरी है, या ये कहिए कि एक आइलैंड है जिस पर ईरान गैस बाहर निकालता है, और जिस जगह से गैस बाहर निकालता है वहां पर इजराइल ने कल हमला कर दिया। हुआ ये कि यहां पर आपको एक जगह दिखा रहा हूं जिसका नाम है साउथ पार्स गैस फील्ड। आप इसे एक बार के लिए मैप पर समझने का प्रयास करें। ये फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के मध्य में आप एक बॉम्ब का इस निशान देख रहे हैं। ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं पर्शियन गल्फ के भीतर, ये जगह दिखने में तो शायद दिखाई दे ही नहीं रही कि यहां पर कोई आइलैंड है। असल में यहां पर लगभग 9000 किलोमीटर के आसपास का एक ऐसा एरिया है जहां से गैस निकलती है प्रचुर मात्रा में। उस एरिया पर लगभग आधा कंट्रोल कतर का है और लगभग आधा कंट्रोल ईरान का है, क्योंकि यह लगभग मध्य में पड़ता है। तो लगभग मध्य में इस जगह पर साउथ की तरफ जो एरिया है, जो कंट्रोल में है ईरान के, उस जगह पर हमला हो जाता है। ये जो हमला होता है ये साउथ पार्स नामक जगह पर होता है। अगर आप इसे यहां पर नोटिस करें तो आप समझ पाएंगे कि इनका जो ये हमला है, साउथ पार्स नाम से यह हमला इनके यहां पर हो जाता है। ये जो हमला जहां पर हुआ, यह हमला जहां पर हुआ साउथ पार्स गैस फील्ड, ये ईरान के लिए बहुत जरूरी गैस फील्ड हुआ करता था। इस पर इजरायली हमला होने से ईरान के लोग आग बबूला हो उठे कि सुबह अली लारिजानी का जनाजा उठा है और शाम होते होते इजराइल ने साउथ पार्स नामक गैस फील्ड पर हमला कर दिया। मैं फिर से बता दूं, ये जो साउथ पार्स नामक जगह मैंने आपको बताई, ये दो देशों के कंट्रोल में है, कतर के और ईरान के, इसका एरिया। तो कतर और ईरान मिलकर के इस जगह का यूज करते हैं। अब जब ईरान के हिस्से पर हमला हुआ
तो इस हमले के बाद में बहुत ज्यादा तरीके से ईरान भड़क गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चलती हुई, ये तस्वीरें असल में बयानगी हैं इस बात की कि साहब इतना भीषण हमला था कि ईरान का ओवरऑल गैस नेटवर्क पूरी तरह बाधित कर दिया गया। मतलब समझिए कि यहां से ईरान को जाने वाली जो भी गैस थी वो सप्लाई बाधित हो गई। पहले तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ था, फिर इस पर हमला कर दिया। तो अब इजराइल क्या कर रहा है, एक एक करके ईरान के रिफाइनरी, चाहे ऑयल रिफाइनरी हो, गैस रिफाइनरी हो, उन्हें टारगेट करता चला जा रहा है। तस्वीर की भीषणता से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो साउथ पीस गैस फील्ड है ना, इस गैस फील्ड की खबर 1971 में निकल कर आई थी। इस इलाके में 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फिट गैस है। कहते हैं कि दुनिया में जितनी गैस उपलब्ध है उसकी 8% अकेले इस साउथ पार्स नामक जगह पर है। इस गैस फील्ड से ही दुनिया की गैस की जरूरतों की पूर्ति अगर करनी हो तो इतनी गैस यहां पर है कि अगले 13 साल तक अकेला यह जगह गैस की पूर्ति कर सकता है। 13 ईयर पूरे वर्ल्ड को एक साथ गैस की सप्लाई करने का अगर ऑर्डर दिया जाए तो यहां से हो सकता है। और जहां तक बात हो इसी साउथ पार्स की, इस साउथ पार्स का जो नॉर्थ की तरफ वाला हिस्सा है उसे कतर ऑपरेट करता है और उसे नॉर्थ डोम के नाम से जाना जाता है। मतलब एक हिस्सा है जिसका ऊपरी हिस्सा समझ लीजिए जो कि ईरान के पास है, उस ईरान के पास वाले हिस्से का कंट्रोल साउथ पार्स के नाम से है, और एक हिस्सा है जो कि निचले की तरफ है, उसे नॉर्थ पार्स के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ फील्ड के नाम से। नॉर्थ फील्ड पर कतर का कब्जा है और कतर यहां से दुनिया को गैस सप्लाई करता है। आप इस तरह से समझिए कि कतर का जो एलएनजी भंडार है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, वो यहीं से सप्लाई होता है। मैक्सिमम जो समझिए कि दुनिया की जो एलएनजी सप्लाई का 20% हिस्सा है वो इस नॉर्थ फील्ड से निर्यात होता है। ईरान का जो साउथ पार्स है वहां से निकली जो गैस है वो ईरान के काम आती है, लेकिन नॉर्थ फील्ड से यानी कि इसके आधे हिस्से से निकली हुई गैस पूरी दुनिया में गैस सप्लाई का कारण बनती है। जैसे हमारे देश के अंदर भी गेल या पेट्रोनेट जैसी कंपनियां जो घरों में पाइप के थ्रू गैस सप्लाई कर रही हैं, गाड़ियों को सीएनजी सप्लाई कर रही हैं, वो वाली जो गैस है एलएनजी वो कतर से होकर आती है। और उस कतर का पूरी दुनिया को 20% जो सप्लाई, वर्ल्ड की जरूरत का 20% सप्लाई इस पर्टिकुलर एयर गैस फील्ड से होता है। अच्छा साहब, अब आप कहेंगे तो कतर को कोई दिक्कत थोड़ी हुई है, हमला तो ईरान वाली साइड पर हुआ, बिल्कुल सही है। तो कतर को इस बात पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, शाम तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। ईरान पर हमला हुआ था, ईरान का हिस्सा जल रहा था, लेकिन दुनिया को टेंशन होने लग गई थी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो क्या होगा। पहले और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 20% हिस्सा अपने आप में इसी की बात है, और यहां पर मतलब ईरान तो दुनिया को नहीं बेच पाता, लेकिन कतर यहां से खूब सारी गैस भेज पाता है। आगे की बात सुनते हैं साहब। अब जब बुधवार को दिन इजराइल ने यहां पर हमला किया, साउथ पार्स के ऊपर हमला किया, तो कतर को इस बात का डर लग चुका था कि कुछ तो अब गड़बड़ होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, असल में साउथ पार्स पर हुए हमले के बाद में ईरान ने दुनिया के देशों को ये इत्तला भेजा, इंफॉर्मेशन भेजा पश्चिमी एशिया के देशों को कि आपने अरी लारी जानी मार दिया हमारा, आपने हमारा सबसे बड़ा गैस फील्ड फोड़ दिया, अब दुनिया वालों सतर्क हो जाओ, अब हम आ रहे हैं। तो ईरान का जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC है, उस IRGC ने पश्चिम एशिया के इन सभी देशों को संदेश भिजवाया कि देखो हम तो हमला करने आ रहे हैं, लेकिन हो सके तो अपनी अपनी रिफाइनरीज को छोड़कर चले जाओ। और यही हुआ, यहां से ये लोग रिफाइनरीज को छोड़ करके निकलने का आदेश देते हैं, और साउथ पार्स पर हमले के तुरंत बाद ईरान कतर पर हमला बोल देता है। और कतर के मेनलैंड पर देखिए, बाकायदा राष्ट्रपति के द्वारा पहले इसका विरोध किया गया 11:30 बजे कि भाई देखो जो हमारे साथ हुआ है ये बहुत गलत है, और अगर आपको ये लगता है कि ऐसा करके आप हमें हरा देंगे तो ये गलतफहमी है, अब आप चीजों को अनकंट्रोलेबल बनाते जा रहे हैं। ईरान ने इसके बाद में रात होते होते लोगों को मैसेज भेज दिया कि भैया आप लोगों ने हमारे यहां पर हमला करके गलत कर दिया है, एनर्जी सप्लाई नहीं तोड़नी चाहिए थी, हमारी जरूरतों पर हमला नहीं करना चाहिए था। आज सुबह बोले तो कल रात 12 बजे कतर एनर्जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि हमारी रास लफान जो इंडस्ट्री है उस पर हमला हो चुका है। रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी जो कि कतर में है, ये असल में जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ फील्ड है, उसी जगह का जहां पर हमला हुआ था, साउथ पार्स नामक आइलैंड का, उसकी गैस को रिफाइन करता है।
तो ये वाली जो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी है, यहां पर लाख से अधिक लोग काम करते हैं, 1 लाख से अधिक लोग काम करते हैं, और यहां पर से ही दुनिया को एलएनजी रिफाइन करके ठंडी करके भेजी जाती है। तो भाई साहब रात को मतलब मध्य रात को यहां पर मैसेज आना शुरू होता है कि भैया हमारे ऊपर हमला हो चुका है रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर, और इन्होंने मिसाइल अटैक की जानकारी देना शुरू कर दिया। रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी कहां है? तो कतर के मेनलैंड पर है। अब इसको समझते हैं। देखो, मध्य के अंदर था साउथ पार्स, जहां पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने कतर पर हमला किया। देखो, मारता इजराइल है, इजराइल का ईरान कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। इजराइल के ऊपर ईरान गोले जरूर फेंकता है, और गोलों के अंदर वो कई ऐसे गोले भी फेंकता है जो मल्टीपल वॉरहेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे भी इजराइल का खासा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका का नुकसान करना ईरान को समझ में आता है। और अमेरिका का नुकसान कैसे? ये जितने भी यहां पर देश बैठे हुए हैं, ये सब अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के साथ है, और अमेरिका इजराइल के साथ है। तो ये पता है कि इन पर प्रेशर क्रिएट करूंगा तो ही वो इजराइल को रोकेंगे। ऐसे में इन्होंने, ईरान ने कतर पर हमला किया। कतर के अंदर सेंटकॉम का मुख्यालय है। सेंटकॉम क्या है? अमेरिका का सेंट्रल कमांड, जो इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने की सेना का केंद्र बिंदु है। तो इसके केंद्र बिंदु का मुख्यालय यहां पर है। तो अमेरिका का जिन जिन देशों में बेस है, उन सब देशों को मैसेज भेजा गया कि अब अपने असेट को बचा लो। तो रास लफान पर जब हमला होता है, उसकी तस्वीरें आपके सामने आ जाती हैं। ये कतर पर हुए हमले की तस्वीरें हैं। भयानक हमला था। इस भयानक हमले की तस्वीरें आपके सामने, मतलब ऐसा कि अब शायद रास लफान को सही होने में महीने लग जाएं। रास लफान रिफाइनरी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी, स्ट्रेटेजिकली पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी थी, क्योंकि एलएनजी का एकमात्र 20% इकलौता सोर्स थी। पहले हॉर्मुज के बंद होने से दिक्कत थी, कम से कम रिफाइन होकर के चीजें रखी जा रही थी, लेकिन अब हॉर्मुज तो बंद है ही है, रास लफान पर भी हमला हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 20% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई अब यहां से इंपैक्ट होगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब इसको ना एक तरह से समझिए कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने कतर पर हमला किया, पनिशमेंट पूरे वर्ल्ड को मिला। इस पर ट्रंप का क्या कहना है, बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ कतर का क्या कहना है जब हमला हो गया। कतर ने एज यूजुअल इसका विरोध किया कि ये कैसे कर सकते हो। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अभी शायद आप इन देशों को इतना गंभीरता से ना ले रहे हो। ये कतर जैसे देश वो देश हैं जिन्हें अपने पैसे से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की ताकत है कि एक बार इजराइल ने हमास के एक आतंकी को कतर के अंदर निशाना बना दिया था। जब निशाना बनाया तो कतर ने गुस्से में सारे मुस्लिम देश इकट्ठे किए, पिछले साल सितंबर की बात है, और उन्हें अमेरिका के सामने बिठा दिया, ट्रंप के सामने ले जाकर बिठा दिया। ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 को नेतन्याहू से कतर के जो किंग हैं उनको फोन कराकर, आमिर को फोन कराकर माफी मंगवाई कि माफी मांगो कि आगे से ऐसा हमला नहीं होगा। इस बार इजराइल ने स्पिन बॉल फेंकी, इसने मारा ईरान को और ईरान ने मारा कतर को, मतलब बदला पूरा कर लिया कि कतर वालों, तुम्हें लगता था कि तुम हमसे सॉरी बुलवा लोगे, लो बेटा तुम्हारी सॉरी की कीमत इतनी बड़ी चुकाओगे कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा मार कौन रहा है। तुम्हें लग रहा है ईरान मार रहा है, ईरान को हमने मारा है तो वो तुम्हें मार रहा है। तो कुल मिलाकर के कतर पर हमला असल में ये इजरायली हमला था। और इजराइल का जो ये हमला है ना, दुनिया अब समझने लग रही है, अमेरिका वाले लोग भी इसको समझने लग रहे हैं कि खेल केवल इजराइल रहा है, अमेरिका जबरदस्ती बदनाम हो रहा है। क्योंकि अब मिडिल ईस्ट के जो देश है ना, जबरदस्ती तो बदनाम नहीं हो रहा है, खैर अमेरिका की हरकतें खराब हैं, लेकिन हाँ इतना ज्यादा जो पे कर रहा है वो इजराइल नहीं कर रहा है, अब पे कर रहा है पूरा पूरा अमेरिका। लगभग अमेरिका के जो रक्षा विभाग है उसने $200 बिलियन मांगे हैं बजट में कि साहब दे दो, इस युद्ध से हमारे साथ दिक्कतें होने वाली। आप इससे समझिए कि इससे मुसीबतें अमेरिका के लिए खड़ी हो रही हैं। खैर, इससे वैश्विक बाजार पर क्या असर पड़ेगा? रास लफाइन के ऊपर जब हमला हुआ है तो निश्चित ही गेल का नुकसान होगा, तो गेल के शेयरों में प्राइस गिरा है, क्योंकि टेक्निकली अब हमारे देश के अंदर जो एलएनजी की सप्लाई है वो यहां से बाधित होगी। इसीलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि जो रास लफान है ना, यहां पर एलएनजी सप्लाई के लिए जो नॉर्थ फील्ड था, उस नॉर्थ फील्ड जो साउथ पार्स के पास वाला जो आधा हिस्सा कतर की निकालने का जो क्षेत्र था, वहां से लाई हुई एलएनजी यहां पर रिफाइन होती थी। तो इस जगह से रास लफान पूरी दुनिया को बाधित कर गया, इस तरह से समझिए। अब यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत पर क्यों पड़ेगा? क्योंकि भारत अपनी कुल एलएनजी की जरूरत का 40 से 50% कतर से मंगाता है। कतर से जो मंगाता है ना, अब रास लफान बंद हो गया तो सीधा सीधा गैस सप्लाई पर जोर आएगा, जिसके चलते गैस आपूर्ति बाधित होना शुरू होगी और बहुत सारे इंडस्ट्रीज और इन सब चीजों पर दिक्कत आएगी। देखो, ऑलरेडी
एलपीजी सिलेंडर्स की दिक्कत अब व्यापक रूप से दिखने लगी है। सरकार के प्रयास चाहे जितने भी हो वैकल्पिक रूप से व्यवस्था करने के, चाहे रशिया से तेल खरीदने के, गैस खरीदने के, अमेरिका से खरीदने के, कहीं से भी, लेकिन वो इतना जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे कि दुनिया में उत्पन्न हुई 20% एलएनजी सप्लाई की दिक्कत को रोका जा सके। तो अब सीधा सीधा सा जो असर है आने वाले समय में वो सप्लाईज पर दिखना शुरू होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये दिक्कतें अब बढ़ेंगी। ईरान ने एक चीज ठान ली है कि तुम अब हमारा कितना भी नुकसान कर लो, हमारा तो नुकसान हो लिया, हमारे सुप्रीम लीडर, हमारे हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं, हमारे तुमने रिफाइनरी फोड़ दी, तुमने हमारी एलएनजी फोड़ दी, ठीक है कोई बात नहीं, हमको तो पहले ही हमारी इकोनॉमी तुमने तोड़ रखी थी, लेकिन अब कम से कम तुम्हें यह एहसास करा देंगे कि आने वाला समय तुम लोगों के लिए कितना भारी है। विशेष रूप से ये देश जो दुनिया भर में पैसे वाले देश माने जाते, आप सोचिए पर कैपिटा के हिसाब से $4,17,000 का नुकसान गल्फ नेशंस को होने लगा है। इजराइल को नुकसान, कतर को नुकसान, यूएई को नुकसान। इतना ही नहीं, यह हमला केवल कतर पर नहीं था, ईरान की भी रिफाइनरी पर कल हमला, यूएई की रिफाइनरी पर भी कल हमला हुआ। ईरान के द्वारा यहां पर भी मिसाइल रिफाइनरी पर हमला किया गया, सऊदी अरेबिया पर हमला, कुवैत पर, ओमान, जॉर्डन, सब जगह ईरान के हमले कल को कल हुए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कतर के अलावा और देशों पर हुए हमलों की हैं। आप इससे इन वीडियोस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, इंटेंसिटीज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के यहां पर हमले चल रहे हैं। ये वीडियोस हैं, इनका वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोकल्स के द्वारा रिकॉर्ड करके दिए गए वीडियोस होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लेकर आते हैं। लेकिन अब कुछ हो ना हो, लेकिन आप इससे एटलीस्ट ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने भीषण तरीके से हो रहे हैं। ये सारे के सारे एरिया हैं, मजीद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, शाह गैस फील्ड और रास लफान, इन सब जगह पर ईरान के द्वारा कल फिर हमले किए गए। फिर कतर बाहर निकल कर आया, कतर ने इसका विरोध करना शुरू किया। कतर ने कहना शुरू किया कि साहब ये गलत है, और जो ईरानी अधिकारी कतर में हैं उन्हें निकाल दिया गया कि आप जाइए, पर्सोना नॉन ग्रांटा हैं, आपको कतर में रहने का कोई हक नहीं है, आप लोग कतर में रह, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ईरान के जो लोग हैं उनको कतर ने बाहर निकाल दिया। लेकिन वास्तविकता यह है, ईरान के अंदर, ईरान जो ये सब कर रहा है वो केवल अमेरिका को सबक सिखाने के लिए कि देखो दुनिया वालों, आप हमें गलत मत मानो, आपको रोकना है अमेरिका को रोको, रोकना है इजराइल को रोको। आपने कहा न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, हमने न्यूक्लियर बम कोई नहीं बनाया, बनाया होता तो तीसरे हफ्ते में युद्ध चला गया, अब तक तो फोड़ फाड़ के खेल खत्म करके निकल लिए होते। आपने कहा कि खमनेई दिक्कत है, खमनेई चले गए, उसके बाद भी युद्ध जारी है। आपने कहा कि दुनिया वालों, ईरान में खमनेई हटते ही ईरान की जनता खुद सड़कों पर आ जाएगी और वहां पर एक रेवोल्यूशन होगा और सत्ता परिवर्तन होगा, ईरान में नई सरकार बन जाएगी। कुछ नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो समझ लो ईरान अपने मूल्यों से बंधा हुआ ऐसे ही चलना चाहता है। जब चलना चाहता है, फिर भी आप अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो ईरान अब बदला लेगा, कम से कम उस समय तक जब तक हम शहीद नहीं हो जाते। ये कह करके इन लोगों ने टारगेट करना शुरू किया। तो इस बात पर फिर सऊदी की तरफ से रिप्लाई आया कि ईरान कोई इस्लामिक देश नहीं है, अगर कोई इस्लामिक देश पर हमला कर रहा है तो इस्लामिक देश नहीं है। और होना भी कारण क्या था, इनका विरोध होने का कारण क्या था? कारण यह था कि साहब सऊदी के साथ, क्योंकि सऊदी जो है ना वो सुन्नी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया में मेजर जो है वो सुन्नी मुसलमान हैं, तो सुन्नियों के जितने भी प्रमुख देश हैं, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ये सब मिलकर के विरोध करने उतर आते हैं कि साहब गलत हो रहा है। विरोध तो करने आ गए, लेकिन हिम्मत किसी में ये नहीं है कहने की कि हम ईरान पर हमला कर देंगे। ईरान, सोच देखिए, अमेरिका भी बैठकर चाह यही रहा है कि पश्चिम एशिया के ये जो देश है ना, सुन्नी कंट्री, बस ये एक बार हमला करने निकल जाए। इजराइल भी यही कह रहा है कि मैं उस दिन तक इनको मारूंगा जब ये मारते मारते इनको मारेंगे, या आपस में, मतलब पूरी तरह पश्चिम एशिया के अंदर से, ये दुबई हो, दोहा हो, सऊदी के जो शहर हो, आबू धाबी हो, इनका क्रेज खत्म कर देंगे ये लोग। मतलब इतना क्रेज खत्म कर देंगे कि इनको बहुत कमा लिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दो इनको। तो बर्बाद करने के पीछे का लॉजिक है ताकि फिर ये अपना जो राफा के अंदर जो सिटी बनाना चाह रहे हैं गाजा पट्टी में, उसको बना पाए, वहां पर फिर मिडिल ईस्ट को बसा पाए। अमेरिका पूरी तरह से बोले चलो फिर से जीरो करो, खंडा दो इस पूरे खेल को। तो ये पूरा जो खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इस पूरे खेल में पश्चिम एशिया के इन देशों को इग्नाइट करना चाह रहा है अमेरिका कि तुम तो आओ हमले के अंदर, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो ये बेचारे विरोध में ही लगे हुए हैं और ये फिर यूएन को लेटर लिख रहे हैं कि यूएन बचाओ हमें, हम आपको 9 बार लेटर लिख चुके हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को 9 बार पत्र लिखा जा चुका है इन देशों द्वारा कि कुछ तो करो, रोको तो सही। तो रोकने के नाम पर निकल करके आए भाई साहब आपके ये ट्रंप, तो खैर गायब ही थे, ट्रंप का तो क्या ही कहना, इमानुएल मैक्रोन निकल करके आए और उन्होंने रास लफान पर जो हमला हुआ उसका विरोध किया कि अरे भाई गलत कर दिया ईरान ने। इस पर भाई साहब ईरान वालों ने उनको लपेट लिया कि यार तुमको दिखाई नहीं दिया, हमारे साउथ पार्स पर हमला हुआ, हमारे तेहरान रिफाइनरी पर हमला हुआ, तब तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकला, और हमने जब बदला यहां पर लिया तो तुम कह रहे हो ये गलत हुआ। सबको पता है कौन किस साइड खड़ा है, आ जाओ हम सबसे निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसे में जो ट्रंप हैं,
ट्रंप जो इन मुस्लिम देशों के साथ खड़े थे, इन्हें अकेला छोड़ करके बयान क्या दिए वो बड़ा हास्यास्पद था। इन्होंने कहा कि इजराइल के द्वारा साउथ पार्स पर यानी ईरान की रिफाइनरी पर हमला होगा, ये हमें पता ही नहीं था। एक बार के लिए माथा पकड़ लोगे आप कि बोले हैं ट्रंप क्या बयान दे रहे हो। ट्रंप कह रहा है कि ईरान की इस साउथ पार्स रिफाइनरी पर हमला होगा। बोले सर कतर के बारे में कह रहे हो कि ईरान के? बोले ईरान के बारे में तुम्हें नहीं पता था? बोले नहीं, इजराइल ने हमें बताया ही नहीं। भाई साहब आपका क्यों? अब ये देखो अमेरिका कहां बच रहा है कि कतर फिर जवाब मांगेगा कि लो जी हम पिट गए अब हमको बचाओ। अमेरिका बचाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका जान चुका है कि अब ज्यादा दिक्कत करी, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे संदिग्ध ड्रोन उड़ते देखे गए कि वहां पर जो उनके रक्षा मंत्री हैं मार्को रूबियो, पीटर हेगसेथ, उनके घरों से परिवर्तन कराने की बात आ रही है कि उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजो, हो सकता है वहां पर कोई ड्रोन हमला हो जाए। तो चर्चाएं चल रही हैं इस तरह की। अब क्या हो रहा है, तो इधर जो ट्रंप महोदय हैं जो इन दुनिया के देशों से, इन सुन्नी देशों से जहाज ले जाते हैं, कभी करोड़ों रुपए ले जाते हैं, ये बयान में ये कह जाते हैं मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है। ट्रंप ने अपनी तरफ से बयान दिया कि ईरान डिड नॉट नो दिस और एनी, मतलब कि अब सुनिए, इजराइल आउट ऑफ एंगर फॉर व्हाट हैज टेकन प्लेस इन मिडिल ईस्ट हैज वायलेंटली लैश्ड आउट एट मेजर फैसिलिटी नॉन एज साउथ पास गैस फील्ड इन ईरान। मतलब इसने यहां पर हमला कर दिया। ये इजराइल का गुस्से में किया हमला हो सकता है, बट यूनाइटेड स्टेट न्यू नथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अटैक। हमें कुछ नहीं पता था। कंट्री ऑफ कतर वाज इन नो वे शेप और फॉर्म इन्वॉल्व इन इट। कतर तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, बेचारे को कूट दिया। अनफॉर्चुनेटली ईरान डिड नॉट नो दिस और एनी अदर पर्टिनेंट फैक्ट पर्टेनिंग ऑफ द साउथ पार्स अटैक। मतलब इनने कुल मिलाकर के ईरान के ऊपर भी दया करी। हो सकता है ईरान को भी ना पता हो कि वो यहां पर हमला कर रहा है। भाई साहब इनका इनोसेंस देख करके लोगों को हंसी आ गई कि साहब आप कम से कम चुप रहो, आप ये मत बोलो कि आपको नहीं पता था। अब ये बात कैसे आती है, देखो इजराइल इतना बड़ा अगर कोई एक्शन लेगा जिसका रिटेलिएशन इतना भारी हो सकता है तो वो इनको जरूर बताया होगा। ये मैं नहीं कह रहा, असल में पहले भी ऐसा ही हुआ था। इजराइल ने जब कतर के अंदर बैठे हुए एक हमास के आतंकी को निशान बनाया था ना 9 सितंबर को, तब भी ट्रंप अपना अनभिज्ञता जाहिर किए थे कि अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बाद में ये सारे लोग सितंबर में मुस्लिम देश पहुंच गए थे अमेरिका के पास सितंबर 24 को, तब ट्रंप ने इनको माफी बुलवाई थी कि नेतन्याहू माफी बोलो इसके कतर के आमिर से, तो ये माफी बोल दिए थे। ये तस्वीर बहुत वायरल तस्वीर निकल कर आई थी, लेकिन उस समय पर भी इजराइल से यही कहा गया था कि उसको बेचारे को पता नहीं था। अब फिर से अमेरिका के राजदूत बोल रहे हैं, कई पूर्व अमेरिका के राजदूत, कि संभव ही नहीं है कि इजराइल इतना बड़ा फैसला करने से पहले ट्रंप को इन्फॉर्म ना करे। ट्रंप की झूठ बोलने की आदत है, फिर से वो झूठ बोल रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का झूठ अब उजागर हो चुका है। मतलब हमारे देश के लोगों को तो पता नहीं आत्मसम्मान कब मिलेगा और उन्हें खुद पर कब से सम्मान होगा, विश्वास होगा, जब अमेरिका ने भारत के बारे में यह कहा कि पाकिस्तान ने भारत के इतना नुकसान पहुंचाया, दुनिया को लगा वही सब सत्य है और भारत की सेना, भारत के जो अधिकारी और वो सब बोल रहे हैं वो सब असत्य है। लेकिन अब ट्रंप का झूठ पब्लिक में उजागर हो रहा है। जब पब्लिक में उजागर होता है तो हमें यह संतुष्टि तो मिलती है कि ये फेक वर्ड का किंग है और इसने दुनिया के अंदर अशांति बो दी है। ऐसे में इसके एक अधिकारी जो कि यूएस के अंदर सिक्योरिटी के बहुत बड़े अधिकारी थे, काउंटर टेररिज्म के चीफ, उन्होंने जब रिजाइन किया तो उनका पॉडकास्ट अभी रिलीज हुआ है। तो उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि यह पूरा खेल इजराइल द्वारा किया गया, क्यों किया गया उसके पीछे का कारण दिया। उन्होंने कहा कि जो अली लारिजानी है ना, मतलब ये ट्रंप से नाराज होकर इस्तीफा दे दिए अमेरिका के अंदर। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, और कार्ल टर्कसन को जो इंटरव्यू था, उनको जब इंटरव्यू दिया तो इन्होंने कहा, टकर कार्लसन को, उसमें इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि देखो क्या है कि इजराइल है ना, वो ये नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका शांति वार्ता कर लें। इजराइल चाहता है कि ईरान पूरी तरह खत्म हो जाए ताकि वो संतुष्टि से और शांति से रह पाए। तो बोले इजराइल को यह पसंद नहीं था कि अली लारिजानी, जो कि अमेरिका के साथ पीस डील में लगे हुए थे इन दिनों, जब से खमनेई गए हैं, तो बोले लारिजानी हेड कर रहे थे और लारिजानी अमेरिका के साथ बातचीत में थे कि पीस डील कैसे नेगोशिएट की जा सकती है। बोले इजराइल को यह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने लारिजानी को मरवा दिया। बोले इनको मरवाने के पीछे इजराइल का खुद का कॉल था और बोले वो मारा। इससे क्या हुआ कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है, ये अमेरिका को अब पता चल रहा है। बोले खींच करके असल में इजरायली लोग अमेरिका को लेकर गए हैं। ये बात पता चलती है इनके तुलसी गवाड़ जो खुफिया एजेंसी की प्रमुख है उनके बयान से भी। उन्होंने भी एक बयान दिया कि ईरान ने, जब पिछली बार अमेरिका ने हमला किया था ना ईरान पर 2025 में, जब न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया था, बोले तब से ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम में कोई बड़ी तरक्की नहीं करी, उन्होंने वो कार्यक्रम वहीं रोक दिया। बोले अब ऐसे में केवल इस वजह से निशाना बनाया जा रहा, तो बोले ये केवल इजरायली मकसद है। अब पता यह चल रहा है कि अमेरिका के ट्रंप को केवल इजरायली लॉबिस्टों के द्वारा
जो इजरायली यहूदी वहां पर पैसे वाले हैं, उनके द्वारा युद्ध को भड़काने के लिए अमेरिका का साथ लिया जाता है। खेल तो असल में नेतन्याहू खेल रहे हैं या इजराइल खेल रहा है अपने दुश्मनों को पूरी तरह से पश्चिम एशिया में से साफ करने के लिए, एक एक करके निशाना बनाकर मार्क करते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर इतना ही चल रहा है साहब। और इस पूरी कहानी को इस तरह से समझ लीजिए कि एक फ्रांसीसी जनरल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस युद्ध में शामिल नहीं होना है, ये डूबता हुआ जहाज है जो थोड़ी देर में आइसबर्ग से टकराएगा, टाइटैनिक है, इसमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए। मैक्रोन ने अपनी तरफ से बातचीत करी अमीर ऑफ कतर के साथ और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कि भाई ये जो हो रहा है गलत है, सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पर उठ करके सैयद अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि वाह मैक्रोन वाह, आपको कतर पर हुआ हमला दिख रहा है और हमारे ऊपर हुए हमले नहीं दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, खैर दुनिया है जो सब देख रही है। बाकी देख तो आप भी रहे हैं, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए यही है अपडेट, बाकी जो अभी अपडेट होंगे आप सभी को दे दिए जाएंगे। मेरे तमाम साथियों से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो पिछले 2 दिनों में हमने वेबिनार अटेंड करने के लिए आप लोगों को लिंक दिए थे, वो लिंक चूंकि फुल हो चुके हैं, हमारी कम्युनिटी ओवर लोड हो चुकी है। आप परेशान ना हो, आपके द्वारा लगातार कॉल सेंटर्स पर कॉल आ रहे हैं कम्युनिटी ज्वाइन करने के, कमेंट्स बॉक्स में मैसेजेस में आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं। आपके लिए मैं फिर एक वेबिनार लेकर आऊंगा। जो लोग जुड़ चुके हैं वो इस रविवार को वेबिनार अटेंड कर लें, फिर अगली वेबिनार एआई के ऊपर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।